हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिटी। हालांकि मैंने अपना करियर शुरू किया था एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर विद इंडियन ओवरसीज बैंक। सो इस सेशन में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस आईबीपीएस पीओ मेंस 2022 में जो आए थे इंग्लिश में। आपको मालूम ही होगा कि प्री और मेंस की अगर हम बात करें तो चाहे आईबीपीएस की बात हो चाहे एसबीआई की, प्री में तो क्वेश्चंस इजी लेवल के आते हैं, लेकिन मेंस में क्वेश्चंस का लेवल डिफिकल्ट होता है। इंग्लिश में भी पेपर डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। और एकदम से अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी नहीं की है तो एकदम से देख के आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक्चुअली अगर आप पढ़ोगे, उसको समझोगे, पैटर्न को देखोगे तो इतना मुश्किल नहीं होता है। सो ऐसे ही कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन जो पिछले साल आए थे, सेम वो क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन उन्हीं पैटर्न के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो हम साथ में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, और मेरे हिसाब से आपको जरूर करना चाहिए, है ना, क्योंकि सी आपको प्री की तैयारी करके खुश नहीं होना है, आपको एक्चुअली मेन क्लियर करना है। सो आप जरूर पेपर, इस मेमोरी बेस्ड पेपर को अटेम्प्ट करें। यू विल गेट एन आइडिया सारे सब्जेक्ट्स के। ये आपको आई एग्जाम भी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले जरूरी है डायरेक्शन को ठीक से पढ़ना और समझना। टू sentences are given in the question below. Three words are emboldened in each of the sentence. Interchange the words to form a meaningful sentence. So दो sentences आप देख पा रहे हो, नंबर 1 और 2, एंड इसमें से 3 words in each sentence बोल्ड किए हुए हैं, 1, 2, 3, और दूसरे में भी 1, 2 and 3। अब कहते हैं कि इसमें से किनको हम ये जो बोल्ड किए हुए वर्ड्स हैं इंटरचेंज करें ताकि सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल हो। ठीक है। अब ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अब यहाँ पे इस तरह के प्रश्न में आपको ऑप्शंस की मदद लेनी है। ऑप्शन के साथ ये बहुत ही आसान हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल कंपनीज हैव वर्कड रियल टू कन्विंस द अमेरिकन पब्लिक दैट ग्लोबल वार्मिंग इज अ चिकन लिटिल कॉस्ट। अब यहाँ पे कुछ तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि सारे वर्ड्स तो ये सही नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे इंटरचेंज होकर के सही होगा कि फॉसिल फ्यूल कंपनीज जो हैं वो वर्क, उन्होंने काम किया है किस लिए, कन्विंस करने के लिए अमेरिकन पब्लिक को। तो टू कन्विंस द अमेरिकन पब्लिक, ये सही लग रहा है। ठीक है। दैट ग्लोबल वार्मिंग इज अ चिकन लिटिल कॉस्ट। यहाँ पे वर्कड रियल बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड, या यहाँ पे एक एडवर्ब आना चाहिए। अगर आपको ग्रामर की नॉलेज है तो यहाँ पे एक एडवर्ब आना चाहिए आइडियली। सो ए में कुछ अटपटा सा लग रहा है। अगर आप इतनी गहराई से ग्रामर नहीं भी जानते हो तो आपको कुछ तो अटपटा सा लगेगा, है ना। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम सीधे ऑप्शन को देखें। तो पहला ऑप्शन ही है ए आर। अब आप देखो, ए और आर। अब कहता है वर्कड फैंटेसी। अगर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो वर्कड फैंटेसी, वो तो और भी गलत हो गया, तो ये नहीं हो सकता। दूसरे में कहता है ए क्यू। ठीक है। तो अब देखते हैं क्यू क्या है, रिलेंटलेसली। सो कंपनीज हैव वर्कड रिलेंटलेसली, ये तो फिट सही लग रहा है क्योंकि ये एडवर्ब हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा रियल, दैट ग्लोबल वार्मिंग इज रियल because hurricanes, cyclones and floods between 1990 and 95, so it is making sense। तो अब हमें पता लगा कि ए और क्यू सही है। अब जैसे ही ए क्यू सही है, अब देखो कहाँ पे हमें ऑप्शन से सहारा लेके अपना टाइम बचाना है। तो अब ए क्यू सही है तो हमें पता चल गया, और सिर्फ ए क्यू का कोई ऑप्शन नहीं है। अब किसी भी और ऑप्शन में ए क्यू नहीं है, और अकेला भी ए क्यू नहीं है, और नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड भी नहीं हो सकता, ये भी हमारा डिस्कार्ड ऑप्शन हो गया। क्यों नहीं हो सकता नो एक्सचेंज रिक्वायर्ड? क्योंकि हमें पता है कि ए और क्यू को तो हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। सो अब आपको सी आर या ये पूरा थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, या फिर ये दोनों सेंटेंसेस पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सो यहाँ पे आपको अपने इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज, वोकैबुलरी के अलावा आपको यहाँ पे ऑप्शंस देख करके बहुत सारा टाइम बचाना है, ऑप्शन को डिस्कार्ड करके। सो एग्जाम में तो हमें इतना ही करना है, हमें सही ऑप्शन मिला और हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें अभी समझना होगा, क्योंकि तभी हम तैयारी कर पाएंगे। और जो चीजें नहीं समझ में आ रही है, बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है। जब आप तैयारी कर रहे हो तब आपके पास टाइम की कमी नहीं है, तब आप चीजों को समझेंगे अच्छी तरह। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको जैसे ही आंसर मिला आप आगे बढ़ोगे। ठीक है। अब जैसे ही हमें दूसरा ऑप्शन मिला है, दैट मीन्स कि ए क्यू तो हुआ ही इंटरचेंज, सी आर भी होगा। तो सी यहाँ पे फैंटेसी, ये फैंटी आर है जो फैंटेसी है, तो फैंटेसी आ जाएगा और यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा।
तो अब समझ लेते हैं ये दो सेंटेंसेस क्या कह रहे हैं। तो ये जो कंपनीज हैं इन्होंने बहुत मेहनत की, रिलेंटलेसली वर्क किया, किस लिए? टू कन्विंस द अमेरिकन पब्लिक को कन्विंस करने के लिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इट इज नथिंग बट अ फैंटेसी। फैंटेसी क्या है? मतलब जो वास्तविकता से परे है, जो ऐसा कोई सिचुएशन जो कि सही नहीं है, इससे कुछ होने नहीं वाला। और चिकन लिटिल उसको बोलते हैं जो कि हमेशा बिना किसी वजह के या बिना किसी ठोस सबूत के बोलता रहता है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ कैलामिटी आने वाली है। सो ये फॉसिल फ्यूल कंपनीज ने अमेरिकन पब्लिक को कन्विंस करने के लिए बहुत कोशिश की कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक्चुअली रियल नहीं है, वो फैंटेसी है। ये पहला स्टेटमेंट कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द इंश्योरेंस इंडस्ट्री नोज दैट ग्लोबल वार्मिंग इज रियल। ये रियल यहाँ आ गया था because hurricanes, cyclones and floods between 1990 and 95 cost the industry about 15 times as much as such events had cost in the 1980s। अब देखो यहाँ पे पास्ट की बात हो रहा है लेकिन फिर भी ये कॉस्ट बोल रहे हैं क्योंकि कॉस्ट के तीनों वर्ब के फॉर्म कॉस्ट ही होते हैं। ठीक है, कॉस्ट सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी होता है तो वो गलत नहीं होगा। अब पहले में तो कहता है कि वो रियल नहीं है, इसलिए उन्होंने वो कन्विंस करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे कहता है कि इंडस्ट्री जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या करती है, अगर कुछ लॉस हो गया, कुछ ऐसा हो गया कैलामिटी, तो उनको वो पे करना पड़ता है अमाउंट। तो उन्होंने 90 से 95 तक के बीच में, 90 से 95 के बीच में जो हरिकेन, साइक्लोन्स एंड फ्लड्स आए हैं उसकी वजह से जितना उनको पे करना पड़ता था उससे लगभग 15 गुना ज्यादा करना पड़ा है। तो उससे उनको आइडिया मिल रहा है कि भाई ये सारा चीज ये सच है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में जो दोनों स्टेटमेंट थे उन्हीं पे बेस्ड है, तो ये दोनों सेम स्टेटमेंट है। अब कहता है डायरेक्शन, कनेक्ट द टू रीअरेंज सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट कनेक्टर्स फ्रॉम द ऑप्शंस। तो यहाँ पे कनेक्टर का क्वेश्चन हो गया। तीन ऑप्शन है, ऑन द अदर हैंड, टू बिगिन विथ और अलोंग विथ। अब यहाँ पे जब हम इसको रीअरेंज कर देंगे तो यहाँ पे ये रिलेंटलेसली यहाँ आ जाएगा और रियल यहाँ आ जाएगा, है ना, यही देखा था। और साथ ही साथ ये कॉस्ट यहाँ चला जाएगा और ये फैंटेसी यहाँ चला जाएगा। अब ये और मतलब हमें अच्छी तरह पता है कि पहले वाले में ये कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल कंपनीज ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज नहीं है, ये सिर्फ फैंटेसी है। जबकि इंश्योरेंस कंपनीज जानते हैं क्योंकि उन्होंने पे किया है कितना, जितना पहले किया करते थे 5 सालों में उससे 15 गुना ज्यादा। तो उनको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हरिकेन, साइक्लोन्स, फ्लड्स आ रहे हैं और लोगों पे इसका इफेक्ट हो रहा है। अब देखो, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी बात कहा जा रहा है, पहला और दूसरा में। तो ऑन द अदर हैंड हमें यहाँ पे कनेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप नहीं जानोगे कि कहाँ पे हम डिस्पाइट ऑफ है तो कॉन्ट्राडिक्टरी होना चाहिए, नॉट विथ स्टैंडिंग है तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, हाउ एवर है दैट मीन्स कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। सिमिलरली अगर हम बोल रहे हैं मतलब कि अब सेम लाइन पे ही हम बात करने जा रहे हैं, इन एडिशन टू बोल रहे हैं या एडिशनली बोल रहे हैं, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे। तो हमें अच्छी तरह पता है कि ऑन द अदर हैंड हम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए बोलेंगे और ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो नंबर 1 तो हमारा हो ही गया। अगर हम ऑप्शन की ओर जाएं तो ओनली वन एंड टू एंड ओनली 1, 2 एंड 3। तो मेरा डिस्कार्ड सिर्फ 2 एंड 4 हुआ। ठीक है, अब 1, 3 और 5 हो सकता है। फिर देखते हैं टू बिगिन विथ। तो टू बिगिन विथ से ये दोनों सेंटेंस कनेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक शुरुआत कर रहा है किसी चीज का। अलोंग विथ भी कब होगा? जब एक के साथ, उसके साथ और कोई दूसरा, या फिर उसके साथ बहुत सारे ऐसे कोई लोग, जैसे कहेंगे राम along with his family members, something like that, the captain along with his team members, है ना। so 2 and 3 नहीं होगा, only 1 is the correct answer। so हमने ये दो क्वेश्चंस देखे, दो स्टेटमेंट के बेसिस पे। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आप देखोगे कि प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे बिल्कुल ही अलग हैं। लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें समझना है कि इन क्वेश्चंस को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। एक बार आप समझोगे और प्रैक्टिस करोगे फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इफ यू फील दैट यू नीड गाइडेंस तो आप एनरोल कर सकते हैं आई एग्जाम बी के कोर्सेज के लिए। बैंक पीओ के लिए भी हमारा अल्टीमेट बी बैंकर कोर्स है। साथ ही साथ अभी एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आने वाला है। 1-2 हफ्ते में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नवंबर में एग्जाम प्री होने की संभावना है। इसके लिए एक स्पेशल बैच शुरू हो रहा है जिसमें फर्स्ट 60 एनरोलमेंट्स के लिए 60% ऑफ है।
सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यू मे इनरोल। जो इसका नया बैच है 11 सितंबर से शुरू होगा और सारी की सारी चीजें बिल्कुल सेपरेट रहेंगी इसमें। ये आप स्क्रीन को पॉज करके आप एक बार देख सकते हो कि इसमें आपको क्या क्या चीजें मुहैया कराई जाएंगी। किसी भी और फर्दर जानकारी के लिए आप 9205524028 पे कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।